आज हम आप लोगों के जो पॉलिटिकल है उसमें अमेरिकी वर्चस्वता के दौर पर एक वीडियो बना रहे हैं, उसको देखिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। देखिए, जब सोवियत महासंघ का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद अमेरिका द्वारा जो भी कार्रवाई किया गया उसी को हम लोग अमेरिकी वर्चस्वता के रूप में देखते हैं। सबसे पहला कार्रवाई 1991 में ही हो गया। ये था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसको वीडियो गेम वार भी कहा गया क्योंकि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। अब इसका कारण क्या था? सबसे पहली बात, 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के हिदायत के बावजूद जब इराक ने कुवैत को आज़ाद नहीं किया तो अमेरिका ने विश्व के 34 राष्ट्रों के साथ इराक पर आक्रमण किया 1991 में और इराक को नष्टो नाबूद कर कुवैत को आज़ाद करवा दिया। अब इसमें अमेरिकी वर्चस्वता किस दृष्टिकोण से देखता है? तो इसमें 75 2/3 सैनिक जो थे वो अमेरिका के थे। युद्ध का संचालन भी अमेरिका कर रहा था। दूसरी बातें, कुवैत को आज़ाद करने के बाद भी अमेरिकी सैनिक वापस नहीं आए। तो इन सारी मुद्दों से ये दिखता है कि अमेरिका कहीं न कहीं अपना वर्चस्वता चाहता था। क्लियर? अब दूसरी बातें आती है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अब ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या था? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था पहले, क्योंकि ये आतंकवादी घटना से जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई अमेरिका की एक दूतावास था यूगोस्लाविया के तंजानिया क्षेत्र में। अमेरिकी दूतावास पर 2 बम फेंके गए और इस बम फेंकने का श्रेय अलकायदा आतंकवादी संगठन ने लिया। अलकायदा का गड्स अफ़गानिस्तान के तालिबान क्षेत्र में रहा, जिसके कारण अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के तालिबान क्षेत्र पर आक्रमण कर अलकायदा संगठन को नष्टो नाबूद करने की कोशिश किया, लेकिन अलकायदा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पर एक बात और आती है कि बिल क्लिंटन का दौर 1992 से लेकर 2000 ईस्वी तक रहा। 1992 से लेकर 2000 ईस्वी तक रहा बिल क्लिंटन का दौर। बिल क्लिंटन चूँकि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के थे, जिस तरह सोवियत महासंघ में मिखाइल गोर्बाचेव थे, वैसे ही बिल क्लिंटन थे अमेरिकी राज्य सत्ता में। अमेरिका में बिल क्लिंटन बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से काम करने, अपना आर्थिक विकास करने वाली योजना के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इनके कार्यकाल में भी 2 युद्ध हो गया, 2 सैनिक अभियान हो गया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि बिल क्लिंटन के दौर में अमेरिका द्वारा किया गया सैनिक कार्रवाई का उल्लेख कीजिए। तो आप तो पहला लिखेंगे 1998 में इनफाइनाइट रीच और 1999 में ये था यूगोस्लाविया पर किया गया सैनिक कार्रवाई जो नाटो ने किया था। चूँकि नाटो अमेरिका का संगठन है, इसीलिए इसमें भी अमेरिका को ही जोड़ा गया, अमेरिका की ही बातें मानी गई। क्लियर बच्चों? अब हम लोग चलते हैं ऑपरेशन 2001 में। आप लोग देखते हैं कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? तो सबसे पहली बात कि 9/11 आतंकवादी घटना। आप सबको पता होगा कि 9/11 ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि 9/11 आतंकवादी घटना क्या थी। तो 9/11 से तात्पर्य यहाँ पे ये मत लगा देना कि 9 नवंबर, ये 11 सितंबर की बातें हो रही है। 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 विश्व के 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमान को हाईजैक करता है और चारों से 2 से दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया। उत्तरी और दक्षिणी दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया और तीसरे से पेंटागन टावर जो अमेरिका की सैनिक मुख्यालय थी उसको उड़ा दिया। चौथे का टारगेट था व्हाइट हाउस, लेकिन वो अपने लक्ष्य से विमुख हो गया, पेंसिल्वेनिया की खेत में जाकर गिर गया। लगभग 3000 लोग मारे गए। चंद घड़ी के लिए तो ऐसा लगा कि अमेरिका बिल्कुल निस्सहाय है। अमेरिका बहुत ही निस्सहाय लग रहा था, क्योंकि इतने लोग अमेरिकी इतिहास में इससे पहले कभी घटनाग्रस्त नहीं हुए थे। सारी अमेरिका की खुफिया तंत्र फेल लग रही थी। तो क्या अमेरिका चुप बैठ जाता? नहीं,
अब अमेरिका द्वारा जो किया गया कार्रवाई था यही था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब ये एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था आप सभी देख लीजिए कि अब अमेरिका को 9/11 आतंकवादी घटना के विरुद्ध जिस किसी भी आतंकवादी संगठन पर अमेरिका को शक हुआ, आशंका हुई, अमेरिका उसी आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई किया और उस आतंकवादी संगठन में जिसको अरेस्ट किया गया उससे मिलने की हिदायत उस देश के प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य को भी, किसी को भी नहीं दिया गया, इतना गुप्त रखा गया। और कहीं ना कहीं इस आतंकवादी घटना का श्रेय भी, तार भी कहीं ना कहीं अलकायदा से जुड़ रहा था, इसलिए पुनः अलकायदा पर कार्रवाई किया गया। और जब तक अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को 2010 में पाकिस्तान के एबटाबाद से अमेरिका ने मार नहीं दिया, तब तक दम नहीं लिया। ये था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। समझे बच्चों। अब आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? तो अमेरिका के खुफिया तंत्र को ये पता चला कि इराक के पास जैविक हथियार हैं जो विश्व के लिए कभी भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए उसी जैविक हथियार को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका विश्व के 40 राष्ट्रों के साथ इराक पर आक्रमण करता है। इराक के राष्ट्रपति उन दिनों सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, उनको समाप्त कर वहाँ पर अराजकता जो फैल गई थी उसको समाप्त किया गया और तानाशाही शासन को समाप्त किया गया। लेकिन यहाँ पर एक अमेरिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। खुद अमेरिकी मीडिया ने ही अमेरिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि जब वहाँ पर कोई जैविक हथियार नहीं मिला या तानाशाही शासक इससे पहले भी बहुत हुए थे विश्व में, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं किया गया, तो ऐसे तानाशाही शासक पर हमें कार्रवाई करने की कोई औपचारिकता नहीं है। परंतु अमेरिका ने ये देखा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, यहाँ पर लोगों के जो मानव अधिकार थे वो समाप्त हो रहे थे। इसीलिए अमेरिका ने विश्व के 40 राष्ट्रों के साथ इराक पर आक्रमण करता है और पूरी तरह से इराक की जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और इसी को इराकी फ्रीडम के नाम से जाना गया। 2003 में ये कार्रवाई हुई थी। तो अमेरिका जितने भी कार्रवाई किए इसी को अमेरिकी वर्चस्वता के दृष्टिकोण से देखा गया। अब वर्चस्वता क्या होता है? दबदबा। अब अमेरिका का आर्थिक दबदबा, सैनिक दबदबा और राजनीतिक दबदबा पूर्ण रूप से दिखने लगा, क्योंकि विश्व में और कोई विकल्प ना होने के कारण अब अमेरिका ही जो कार्रवाई करते थे वही संचालित होता था और उसी को सारे राष्ट्र को फॉलो करने पड़ते थे। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कई बार देखा गया। आप लोग देखेंगे इराकी फ्रीडम के जब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिदायत नहीं दिया था अमेरिका को कि आप सैनिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन बगैर संयुक्त राष्ट्र संघ के सलाह से अमेरिका ने कार्रवाई किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इसके विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किया यहाँ पर भी। लेकिन दूसरा पॉइंट हम इसको ये देखेंगे पॉजिटिव व्यू से कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक कवच के रूप में यूज किया संयुक्त राष्ट्र संघ को, कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक को हिदायत दिया कि 15 रोज़ के अंतर्गत आप कुवैत को आज़ाद कर दीजिए, लेकिन जब इराक ने उनकी बातों की अवहेलना किया जिसके कारण ही हम सैनिक कार्रवाई किए। तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष आप ले सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। लेकिन इतना तो अवश्य है कि जो भी राष्ट्र अपने दबदबा को कायम रखते हैं, जिनके पास आर्थिक शक्ति होती है, निश्चित तौर पर उसका दबदबा तो विश्व राजनीति में हमेशा रहा ही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन अमेरिका का रहता है, चाहे वो आर्थिक कोऑपरेशन हो, राजनीतिक कोऑपरेशन हो या सैनिक कोऑपरेशन हो। तो निश्चित तौर पर अमेरिका का दबदबा रहेगा ही रहेगा और दिख रहा था। क्लियर? दैट्स ऑल। थैंक यू।